बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने चैप्टर नंबर 4 और 5 को पढ़ना है और यूँ आज हमारे 5 चैप्टर मुकम्मल हो जाएंगे। उसके साथ ही मैंने ये सारा एक्ट जो आपका 1967 का जो एक्ट है, पंजाब लैंड रेवेन्यू एक्ट, उसको मैंने उर्दू में भी लिख दिया है। इंशाल्लाह ताला आप इसको अगर एक ही दफ़ा पढ़ेंगे बिल्कुल आसान फ़हम में मैंने इसको इसको जो पॉइंट टू पॉइंट लिख दिया है। अब आप इसको पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपका सारे का सारा जो है ना ये क्लियर हो जाएगा। उर्दू में भी लिख दिया है और एंड पे मैंने जो आपके जो 5 चैप्टर भी हमने पढ़े हैं आज इंशाल्लाह ताला मुकम्मल हो जाएंगे इसी वीडियो के बाद। तो आपको इसके जो आपके एमसीक्यूज़ हैं ना, 100 आपके जो टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं ये पहले 5 चैप्टर में से, वो भी मैंने लिख दिए हैं। इंशाल्लाह ताला अभी मैं आपको ये पीडीएफ नोट्स बल्कि मैंने आपको शेयर कर दी है मेरा व्हाट्सएप ग्रुप में जिसमें हम टेस्ट की प्रिपरेशन करवा रहे हैं। तो अभी आप इसको करें इंशाल्लाह ताला। उसके अब इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे एमसीक्यूज़ भी आपको सॉल्व करवा दूंगा, वन बाय वन सारे एमसीक्यूज़ मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला सॉल्व भी करवा दूंगा। अभी आप खुद इसको सॉल्व करने की कोशिश करें और साथ आप उर्दू में इसको पढ़ें। इंशाल्लाह ताला आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैं आपको चौथा और पांचवा जो चैप्टर है वो मैं बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हैं आपका चैप्टर नंबर 4 और 5, आपको पता है पहले जो थ्री तक मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी। आज हम चैप्टर नंबर 4 और 5 को पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 4 जो है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो आपको बता देता हूँ। बाकी आप इंशाल्लाह ताला उसको उर्दू मीडियम में पढ़ेंगे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगे, साथ इसके एमसीक्यूज करेंगे तो आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 4 है जी प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना वो काम किस तरह से करेंगे, क्या उनका तरीकाकार होगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर क्या होगा, वो इंशाल्लाह ताला आज हमने पढ़ना है। तो सेक्शन नंबर 19 से स्टार्ट होगा जी चैप्टर नंबर 4, ठीक है जी। 19 से स्टार्ट हो गया और ये सेक्शन नंबर 35 तक पहुंचेगा, ठीक है जी। 19 से स्टार्ट होगा 35 तक जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 5 जो है सेक्शन 36 से 38, 3 सेक्शन इसमें आएंगे और ऊपर आपका 19 से स्टार्ट होकर 35 तक ये आपका जाएगा चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 में जो आपने पढ़ना है प्रोसीजर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। सेक्शन नंबर 9 जो है वो क्या कहता है जी, सेक्शन नंबर 9 आपका सुबार्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। सुबार्डिनेशन ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर से मुराद ये है जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है, जो भी रेवेन्यू ऑफिसर है वो तहसीलदार है, असिस्टेंट कलेक्टर है या एग्जेक्टिव है या जो भी आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, वो जिस भी रेवेन्यू ऑफिसर के अंडर काम कर रहा है, जैसे तहसीलदार जो है वो असिस्टेंट कलेक्टर 1 के अंडर काम कर रहा है, असिस्टेंट कलेक्टर जो है वो डिप्टी कलेक्टर के अंडर काम कर रहा है, डिप्टी कलेक्टर साहब के अंडर काम कर रहे हैं, कलेक्टर साहब एग्जीक्यूटिव कलेक्टर के साहब के अंडर काम कर रहे हैं। जो भी रेवेन्यू ऑफिसर जिस भी रेवेन्यू ऑफिसर के अंडर काम कर रहा है वो उसकी डायरेक्शन के मुताबिक काम करेगा, वो अपनी मर्जी नहीं कर सकेगा। मीन्स कि अपने बॉस को वो जो है ना जी ये बाईपास नहीं कर सकता। सेक्शन नंबर 19 ये कहता है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा आपको समझ आ जाएगी। सेक्शन 20 क्या कहता है, सेक्शन 20 कहता है पावर्स टू मेक रूल्स एज टू प्रोसीजर। रूल्स कैसे हैं, अब जी कहता है जी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है ना, आपको पता है सबसे बड़ी अथॉरिटी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर, गवर्नमेंट से मुराद यहाँ पे क्या है, पंजाब गवर्नमेंट है, ठीक है जी। पंजाब गवर्नमेंट से अप्रूवल लेकर ऐसे रूल्स बना सकती है जिन रूल्स का इस एक्ट में जिक्र नहीं है। मिसाल के तौर पर कोई ऐसा मामला आ जाता है जिसका जो है ना इस एक्ट के ज़रिए कोई आपको सोल्यूशन नज़र नहीं आ रहा, जोन सी ज़मीन इस एक्ट में नहीं बयान की गई, कौन सा रूल जो है ना कोई ग्राउंड रियलिटी में ऐसा आ जाता है जो इस एक्ट में मौजूद नहीं है, तो वो जो है ना बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो क्या कर सकता है, इसमें अब कानून साजी कर सकता है। लेकिन उसको क्या करना पड़ेगा, पहले बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को गवर्नमेंट से अप्रूवल लेनी पड़ेगी, ठीक है जी। उसके बाद ये अगर कोई कानून आपने इस तरीके से बनाना है कि किसी ज़मीन की मलकियत के वाले से बनाना है, वो जो आपकी नॉन मूवेबल एसेट्स है, जो नॉन मूवेबल एसेट्स हैं उनकी मलकियत के वाले से अगर आपने कोई कानून बनाना है तो वो आपने क्या करना है, वो आपने सिविल कोर्ट जो है ना उसकी डायरेक्शन के मुताबिक आपने काम करना है, ठीक है जी। उसके बाद तीसरा पॉइंट इसका ये है कि कोई भी रूल जो नया बना है, जिस भी रेवेन्यू ऑफिसर को वो काम सौंपा गया है, वो रेवेन्यू ऑफिसर अपने सुबार्डिनेट को भी वो काम आगे सौंप सकता है। और उसका जो सुबार्डिनेट है वो जो फैक्ट्स एंड फाइंडिंग इकट्ठी करेगा उसके मुताबिक जो है ना वो उसका फैसला कर सकता है। मीन का ज़रूरी नहीं है कि जो जिस रेवेन्यू ऑफिसर को काम दिया गया है उसके पास काम ज़्यादा है तो वो ही करे, बल्कि वो अपने से नीचे अफसरों को भी वो काम सौंप सकता है। सेक्शन 21 कहता है जी पर्सन बाय होम अपीयरेंस एंड एप्लीकेशन में बी मेड बिफोर एंड टू द रेवेन्यू ऑफिसर। अब कहता है जी सेक्शन 21 कहता है जी अगर आपने कोई फॉर एग्जांपल आपने किसी रेवेन्यू ऑफिसर को एप्लीकेशन देनी है,
कि किसी ज़मीन का तनाज़ा है, कहीं ज़मीन का रेवेन्यू के वाले से तो आपने, या इरीगेशन के वाले से कोई भी आपका मसला है ज़मीन का, तो आप, वो कहता है जी रेवेन्यू ऑफिसर को आप एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं कोई, तो रेवेन्यू ऑफिसर को बाय द पार्टी देमसेल्फ, पार्टी खुद भी एप्लीकेशन दे सकती है, प्रोवाइडेड द जो है ना बाय द अथोराइज्ड एजेंट्स आर लीगल प्रैक्टिशनर, किसी वकील के ज़रिए भी वो जनाब एप्लीकेशन दे सकते हैं रेवेन्यू ऑफिसर को, या जो है ना किसी भी अथोराइज एजेंट के ज़रिए भी वो उसको एप्लीकेशन दे सकते हैं। ठीक है जी। उसके बाद आपके पास है जी, द फीस ऑफ लीगल प्रैक्टिशनर शैल नॉट बी अलाउड एज कास्ट एंड एनी प्रोसीडिंग बिफोर अ रेवेन्यू ऑफिसर। कहता है जी किसी भी रेवेन्यू ऑफिसर के सामने पेश होने के लिए वकील की कोई फ़ीस नहीं होगी। अगर वकील ने कोई फ़ीस लेनी है तो वो रेवेन्यू ऑफिसर की मर्ज़ी से लेगा, उसकी अप्रूवल के बगैर कोई फ़ीस नहीं होगी। ठीक है जी। और उसके बाद क्या कहता है जी, जी अगर कोई एप्लीकेशन आपने किसी वकील के ज़रिए रेवेन्यू ऑफिसर को दी है, तो उस रेवेन्यू ऑफिसर के सामने अगर रेवेन्यू ऑफिसर समझे तो बंदे को खुद को भी वो बुलाए, तो उसकी जो ना प्रेजेंस, जो उसकी हाज़िरी है वो ज़रूरी है। ये नहीं हो सकता कि वो बंदा कहे जी मेरी चूँकि एप्लीकेशन वकील ने ही दी थी तो वकील से ही सारे सवाल जवाब कर ले, मैं खुद नहीं आ सकता। तो खुद अगर रेवेन्यू ऑफिसर बुलाए तो पार्टी खुद भी जाना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास है जी, पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स टू समन पर्सन्स टू गिव एविडेंस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात समझने वाली है, ये वाइट बोर्ड पे जाना पड़ेगा। तीन चीज़ें हैं, एक आपके पास है प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन या आगे नेक्स्ट यही चीज़ें आनी है। उसके बाद आपके पास है समन, उसके बाद है जी वारंट, वारंट, और समन से पहले है नोटिस, समन से पहले है जी नोटिस। चार चीज़ें आपने याद करनी है यहाँ पे। ठीक है जी, जो मेन है यहीं पे पॉइंट यही है। सबसे पहले प्रोक्लेमेशन, ठीक है, इसका मैं दोबारा लिख दूँ। उसके बाद आपके पास नोटिस, उसके बाद है जी समन, उसके बाद है जी वारंट। ठीक है, ये चार चीज़ें क्या है। प्रोक्लेमेशन क्या है, प्रोक्लेमेशन है जी अशात करना, अशात करना। कि फॉर एग्जांपल रेवेन्यू ऑफिसर किसी जगह पे जाता है और रेवेन्यू ऑफिसर को कोई भी जगह विज़िट करने की इजाज़त है, वो वहाँ पे एंटर हो सकता है। लेकिन अगर वो जगह जो है ना, कोई भी जगह जो डिस्प्यूटेड जगह है, जिसका कोई झगड़ा है, वो रहायशी जगह है, वो रहायशी जगह है, तो फिर 7 दिन पहले उस रहाइश वालों को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा कि जनाब हमने आपके घर में एंटर होना है, आपके घर की तलाशी लेनी है, आपके घर की मेजरमेंट करनी है, या आपके घर का हमने विज़िट करना है। ठीक है जी, 7 दिन पहले। अदरवाइज जो दूसरी ज़मीनें हैं ना, कोई कमर्शियल है या कोई एग्रीकल्चर है, तो उसमें जो है ना आपको नोटिस देने की ज़रूरत नहीं है। रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना खुद जाके विज़िट कर सकता है, उसको इजाज़त है रैश में, एंड वो किसी भी ज़मीन में वो दाखिल हो सकता है। ज़मीन में दाखिल होकर कोई भी जो उसको मसला नज़र आया ना, उसकी वो अशात करेगा। अशात के लिए वो कौन से तरीके हैं, या वो न्यूज़पेपर पे कोई लगा देगा, नोटिस वहाँ पे लगा देगा, कोई पर्ची वगैरह लिख के उसकी दीवार पे लगा देगा, या ढोल ढोल वगैरह बजा के ना, ढोल बजा के लोगों को इकट्ठा करके बताएगा जनाब यहाँ पे ये मसला है इस ज़मीन का, इस ज़मीन का मालिक जो है ना जी, या ये जो ज़मीन है तनाज़े वाली है, तो वो प्रोक्लेमेशन उसकी करेगा। उसके बाद जो भी मसला बनेगा वो नोटिस देगा, नोटिस देगा। नोटिस किसको देगा, जो मुतलका बंदा है जिसकी ज़मीन के ऊपर कोई मसला उसको नज़र आ रहा है, उसको नोटिस देगा। नोटिस कौन सा होता है, नोटिस वो होता है जिसमें किसी किस्म का कोई जो है ना जुर्म साबित नहीं होता, कोई भी जुर्म साबित नहीं होता, वैसे ही बंदे को इन्फॉर्मेशन के लिए वो नोटिस भेजता है। नोटिस में अगर कोई जुर्म साबित हो जाता है किसी बंदे के ऊपर, उसको पता चलता है कि इस बंदे ने ये टैक्स चोरी किया है, या इसने किसी की गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, फिर उसको समन भेजता है। समन, समन होता है जी जिसमें जुर्म साबित हो चुका होता है, लेकिन क्या करता है वो रेवेन्यू ऑफिसर उसको भेजेगा समन के आप अपनी सफाई में कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई आप एविडेंस सबूत देना चाहते हैं, तो फिर आपको समन भेजा जाता है। ये भी पैगाम है। नोटिस और समन में ये फ़र्क है, नोटिस में किसी किस्म का कोई एलिगेशन उसको नहीं बताया जाता है कि आपके ऊपर ये एलिगेशन है, वैसे ही कहा जाता है कि आप हमारे पास आएँ। समन में ये होता है कि उसको एलिगेशन बताया जाता है कि जनाब ये जो है ना आपकी ज़मीन के ऊपर एलिगेशन है, अगर आप इसकी सफाई में आप अपने दिफा में कुछ कहना चाहते हैं, कोई सबूत देना चाहते हैं, कोई डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं, तो आप हमें आगे दिखा दें। यह है समन। अगर समन के बाद अगर उसके ऊपर जुर्म साबित हो जाता है कि वाकई वो अपनी सफाई में कुछ नहीं कह सकता, तो फिर उसको वारंट जारी करता है। वारंट में क्या होता है, उसको गिरफ्तार करना होता है। क्या होता है जी, उसको गिरफ्तार करना होता है। गिरफ्तारी के लिए वह वारंट जारी करता है, वारंट जारी करता है। ठीक है जी, समझ आ गई है जी। तो ये है जी आपके पास प्रोक्लेमेशन, नोटिस, समन और आपके वारंट। ठीक है जी, ये सारी चीज़ें वही हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद आपके पास है जी
मोड ऑफ सर्विस और नोटिस ये है जी, वो समन किस तरह से जारी करेगा, नोटिस किस तरह से जारी करेगा और वारंट किस तरह से जारी करेगा। सबसे पहले जी नोटिस, नोटिस के लिए या तो वो ढोल पीटता है, वो ढोल पीट सकता है, या वो नोटिस लगा सकता है उस जगह के करीब करीब कहीं भी वो दीवार पे चिस्पा कर सकता है। ठीक है जी। समन जो है ना, समन के लिए वो क्या कर सकता है, उसके घर में जो है ना बाई पोस्ट भी भेज सकता है, या बाई हैंड भी किसी मुलाजम को उसके घर समन भेजे जा सकते हैं, समन भेजा जा सकता है, यानी कि पैगाम कोई लिख के ना तहरीर पे भेजा जा सकता है। अगर बंदा वहाँ पे मौजूद ना हो, अपने घर में मिले ना, तो उसके घर के मेन गेट के ऊपर भी जो जाके ना, मेन गेट के ऊपर भी उस समन को वो लगा सकता है, वहाँ पे जब टेप या गूंद के साथ वो चुस्पा कर रहे। अगर बंदा वहाँ पे मौजूद नहीं है, किसी और ज़िला में चला गया हुआ है, तो फिर रेवेन्यू ऑफिसर क्या करेगा, उस मुतलका ज़िला का जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना, उसको वो समन भेज देगा कि अपने ज़िला के अंदर आपके ये बंदा है, उसको जनाब अपने थ्रू समन भेजें, वो मेरे पास आए। ठीक है जी। अगर उस वहीं से भी आपको नहीं मिलता तो आप उसको बाई पोस्ट भेज सकते हैं, बाई पोस्ट भेज सकते हैं। ठीक है जी, समझ आ गई है। यह जी उसका समन, नोटिस और वारंट वगैरह भेजने का तरीकाकार है। ठीक है जी, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ठीक है, उसके बाद आज आपके पास है जी इंक्वायरी। एवरी इंक्वायरी अंडर दिस एक्ट शैल बी डीम टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग सेक्शन 193, 219 और 228। और ठीक है जी, जो पाकिस्तान का पीनल कोड है ना, उसका जो ना 193, 219 और 228 सेक्शन के तहत जो है ना ये इंक्वायरीज आप करेंगे रेवेन्यू ऑफिसर जो है ना, रेवेन्यू एक्ट के तहत। ठीक है जी। उसके बाद जी लैंग्वेज ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर। रेवेन्यू ऑफिस की लैंग्वेज जो है ना, लैंग्वेज लैंग्वेज कहता है जी, ज़रूरी नहीं है कि आप उर्दू बोलें या पंजाबी बोलें या इंग्लिश बोलें, कोई भी समन जो है ना या इंक्वायरी आप कर रहे हैं, तो जो आप गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट कोई भी लैंग्वेज है ना उसकी अप्रूवल दे सकती है। ठीक है जी। क्या यदि गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर व्हाट शैल बी द पर्पस ऑफ दिस एक्ट डीम टू बी दी लैंग्वेज और ऑर्डिनरी यूज इन स्पेसिफिक पार्ट ऑफ प्रोविंस। मीन के सूबा पंजाब के किसी भी पोर्शन में जोन सी भी ज़ुबान बोली जाती है, आप उसी ज़ुबान में इंक्वायरी कर सकते हैं। सराइकी बोल सकते हैं, पंजाबी बोल सकते हैं, जो भी उस इलाके की ज़ुबान है, वो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन कर रही है कि जनाब इस ज़ुबान में आप उसको समन वगैरह भेज लें या उससे बातचीत कर लें। और सेक्शन 30 है जी, पावर ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर टू एंटर अपॉन लैंड। वो मैंने आपको बता दिया कि ज़मीन में उसने कैसे दाखिल होना है। ठीक है जी। प्लेस ऑफ सिटिंग। प्लेस ऑफ सिटिंग क्या है जी, जो रेवेन्यू ऑफिसर है ना जी, रेवेन्यू ऑफिसर जो है, रेवेन्यू ऑफिसर का जो दफ्तर है वो कहाँ पे बना सकता है, कहाँ पे बैठ सकता है। जो असिस्टेंट कलेक्टर है ना जी, असिस्टेंट कलेक्टर एसी साहब, वो पूरे ज़िला में कहीं में भी जाके बैठ सकता है, कहीं भी जाके वो बैठ सकता है, असिस्टेंट कलेक्टर वन जो है। ठीक है। इससे जो नीचे वाले हैं ना, इससे जो नीचे वाले हैं वो अपनी अपनी झैल के अंदर अंदर रहेंगे जी। तहसीलदार से जो है ना वो अपने तहसील के अंदर अंदर रहेंगे। जो कानूगो है या जो पटवारी है वो अपनी मोहाल के अंदर अंदर या अपने मौज़ा के अंदर अंदर रहेगा, उससे बाहर वो अपना दफ्तर वगैरह नहीं बना सकेगा। उसने अपनी जुरिस्डिक्शन के अंदर अंदर ही अपना दफ्तर बनाना है। उसके बाद सील जाने, गवर्नमेंट जो ना सील कहते हैं मोहरों को, मोहरें मोहरें जो स्टैंप वगैरह लगाई जाती है। ठीक है जी। कहते गवर्नमेंट टाइम टू टाइम जो ना रेवेन्यू ऑफिसर्स को बताती रहेगी कि आपने कौन सी मोहर लगानी है, किस साइज़ की लगानी है, कौन सी उसमें राइटिंग वगैरह, उस मोहरें गवर्नमेंट चेंज करती रहेगी, स्टैंप्स वगैरह। ठीक है जी। कास्ट वगैरह जो है ना जी, किसी भी इंक्वायरी के ऊपर जो भी कास्ट आएगी, रेवेन्यू ऑफिसर उसको हर जैसे चाहे उसको पे कर सकता है। ठीक है जी। पेनल्टी क्या है जी, पेनल्टी ये है कि अगर किसी बंदे को समन भेजा गया है, उसको नोटिस भेजा गया है, वो नहीं आ रहा, तो फिर क्या कहता है जी, उसको 500 रुपये तक जुर्माना किया जा सकता है। जो रेवेन्यू ऑफिसर है उसको 500 रुपये जुर्माना भी कर सकता है। ये आपकी प्रोसीडिंग थी सारी की सारी। ठीक है जी। यही सारी चीज़ें मैंने नीचे लिखी हुई हैं। वो चैप्टर नंबर 5 है विलेज ऑफिसर्स। विलेज ऑफिसर्स वो हैं जो आपके लोअर रैंक ऑफिसर हैं, उसमें आपके पटवारी आता है, कानूनगो आता है, और आपका हेडमैन यानी कि लंबरदार जो होता है। ठीक है जी। इस वजह लंबरदार साहब है ना जो वो आपके नॉन गवर्नमेंट होते हैं, वो सरकारी मुलाजम नहीं होता। उसको 5% तक जितना भी रेवेन्यू इकट्ठा होता है, उस रेवेन्यू का 5% उसको दिया जा सकता है। ठीक है जी, समझ आ गई है। उसके बाद यही बात है जी, विलेज ऑफिसर्स सेस। विलेज ऑफिसर सेस जो है ना जी, विलेज ऑफिसर्स के लिए जो जो उनका जो है ना रेवेन्यू में से जो उनको देना होता है, रेमुनेशन वगैरह उनको देने, एजाजिया देना होता है, तो उसमें भी जो ना लैंड ओनर्स को विलेज ऑफिसर सेस के लिए जो उसको जो है ना उनके ऊपर 5% तक आप टैक्स लगा सकते हैं। ठीक है जी, समझ आएगा। यही आपके पास सेक्शन थे सारे।
तो ये विलेज ऑफिसर सेक्शन 4 और 5 मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बाकी मज़ीद आप इसको उर्दू मीडियम में पढ़ेगा तो इंशाल्लाह ताला आपको मज़ीद सारी समझ आ जाएगी। उसके बाद इंशाल्लाह ताला मैं आपको ये 100 का 100 MCQ जो है नेक्स्ट करवाऊँगा, तो आपका ये 5 चैप्टर जो है आपके मुकम्मल हो जाएंगे। टोटल इसके 15 चैप्टर हैं आपको पता है, तो तीसरा हिस्सा आज से इंशाल्लाह ताला हमारा अल्हम्दुलिल्लाह ये मुकम्मल हो गया। नेक्स्ट भी इसी तरह इसको डिटेल के साथ पढ़ेंगे तो हमारा ये एक्ट अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।